नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की इस कक्षा के अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का। और अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं समानता के अधिकार के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे एक तो संस्कृति और शिक्षा के संबंध में दिए गए अधिकारों के बारे में, और फिर इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो संवैधानिक उपचारों को भी एक मौलिक अधिकार बनाया गया है अनुच्छेद 32 में, उसके बारे में। शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 इसके द्वारा दी गई है सुरक्षा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को। हालांकि इनको अल्पसंख्यकों के अधिकार भी कहा जाता है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने हेतु प्रदान किए गए हैं। परंतु देख लेते हैं क्या यह दोनों ही अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त होंगे या फिर बहुसंख्यकों को भी प्राप्त हो सकते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि संविधान की किसी भी धारा, किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, सिर्फ शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब देख लेते हैं 29 अनुच्छेद के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यकों के कौन से हितों के संरक्षण की बात हो रही है? तो भारत के किसी भी भूभाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग के लिए यह अधिकार है, और किसी भी अनुभाग, किसी भी समुदाय की यदि कोई अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उसको सुरक्षित रखने का, उसके संवर्धन का अधिकार उस समुदाय को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। अब भाषा की बात करें तो जो बोलचाल के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, लिपि जब उसी बोलचाल की भाषा को आप लिखित तौर पर लाना चाहें तो लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हिंदी प्रमुख तौर पर देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है। इसके अलावा हम अंग्रेजी की बात करें तो रोमन लिपि है। तो लिपि को भी आप संरक्षित रख सकते हैं। और संस्कृति तो बहुत ही वृहद है। मतलब मानव इतिहास ने आज तक जो भी ज्ञान अर्जित किया है किसी भी क्षेत्र के अंदर, उस सब को मिलाकर कहते हैं कि यह एक मानव संस्कृति है। तो यदि किसी भी समुदाय की कोई अपनी संस्कृति है तो उसको सुरक्षित और फिर उसको संवर्धन का अधिकार भी उस समुदाय को प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं जो यह अधिकार है, यह एक व्यक्ति के लिए तो है ही, परंतु यह समुदाय विशेष के लिए भी दिया जाता है। अब आगे देखें तो भाषा, लिपि और संस्कृति को आप किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 में नहीं किया गया है। तो कोई भी वैध तरीका जिसके द्वारा भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसको आप अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे देखें तो भाषा कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी खास भाषा, किसी खास लिपि में पढ़ाई कराई जाए या फिर निबंध प्रतियोगिताएं कराई जाएं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य लिखा जाए और साहित्य लिखने वालों को ज्ञानपीठ के जरिए या फिर किसी और पुरस्कार के जरिए पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाए, ताकि बाकी लोग भी प्रोत्साहित हों, उनको भी प्रेरणा मिले उस भाषा को पढ़ने और उसके संवर्धन की। परंतु यह तो बड़ा सरकारी तरह का हो गया है। तो फिर और क्या तरीके हो सकते हैं? तो आम समाज के अंदर, जनमानस के अंदर भाषा, लिपि और संस्कृति के प्रयोग को भी हम इस अनुच्छेद से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे कवि कुमार विश्वास जी का कहना है कि भाषाएं शामियानों से बड़ी नहीं होती हैं, भाषाएं अपने बच्चे बच्चियों से बड़ी होती हैं। जब ज्यादातर युवा या फिर वयस्क लोग किसी भाषा में बातचीत करते हैं, अपने आप की अभिव्यक्ति उस भाषा के थ्रू करते हैं, तो भाषा का प्रचार प्रसार उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से संस्कृति है। तो संस्कृति, यह जरूरी नहीं कि सरकारी किसी प्रोग्राम के द्वारा ही संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। समाज में जितने भी सांस्कृतिक विषय हैं, जितने भी सांस्कृतिक बिंदु हैं, अगर लोग उनको अपने आम जीवन के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो भी संस्कृति वृहद स्तर पर जा सकती है, संभली रह सकती है। तो जैसे यदि आप विद्यालय, महाविद्यालयों के विद्यार्थी रहे हैं तो आप देखेंगे कि महाविद्यालयों में कई बार इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स कराए जाते थे, जहां पर विभिन्न, और ये राष्ट्रीय स्तर पर भी कराए जाते हैं, जहां पर विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी आते हैं और अपने अपने राज्यों की विविधता को भी साथ लेकर आते हैं, अपनी संस्कृति को साथ लेकर आते हैं, अलग अलग कला के क्षेत्रों के द्वारा। जैसे कि कोई अन्य महाविद्यालय से
विद्यार्थी आए हैं तो वो अपने राज्य के नृत्य को प्रस्तुत करेंगे या फिर किसी और कला को प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से अनुच्छेद 29 का लाभ उठाया जा रहा है इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स के अंदर। अब इसी तरह से हम आगे देखें तो जो मेन चीज हमें इसमें समझनी है वो ये है कि क्या यह अधिकार अनुच्छेद 29 में सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है, क्योंकि अनुच्छेद 29 जब शुरू होता है तो कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो यहां पर हम स्पष्ट कर दें कि यह अधिकार, और यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा स्थापित भी हो चुका है कि यह अधिकार मात्र अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त नहीं है वरन बहुसंख्यकों को भी प्राप्त है। क्योंकि अनुच्छेद जब आगे बात करता है, खुद को स्पष्ट करता है, तो कहता है भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को यह अधिकार है। किसी भी अनुभाग, किसी भी समुदाय को, यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक। तो यदि कोई संस्कृति बहुसंख्यकों के किसी समुदाय की भी है, कोई भाषा बहुसंख्यकों के समुदाय की भी है, तो बहुसंख्यक उस समुदाय के पास भी अधिकार होगा कि वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संवर्धन कर सके, उसको सुरक्षित रख सके। तो यह अधिकार सभी को प्राप्त होगा। अब यह भी समझते हैं कि क्या इस अधिकार का जो मूल स्थान है या इस अधिकार का मूल्य है सिर्फ इतना कि समुदाय विशेष अपनी अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुरक्षित रख सकें, या इसका मूल्य कुछ और भी हो सकता है। तो याद रखें, यह बहुत ही मूल्यवान अधिकार है। यह अधिकार भारत को भारत बनाए रखने में भी मूल स्थान रखता है। भारत को भारत कैसे बनाता है? तो हम एक बचपन से ही नारा सुनते आए हैं अपने विद्यालयों से लेकर कॉलेजों तक कि भारत में अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता का सिद्धांत हम अपनाते हैं। मतलब हम सभी भारतीय हैं, और डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था संविधान सभा में कि सर्वप्रथम यह याद रहे कि हम भारतीय हैं। परंतु क्या हम भारतीय अपनी अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी भाषाई पहचान या फिर अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को छोड़कर भारतीय होंगे? तो ऐसा नहीं है। यह अनुच्छेद हमें यह अधिकार देता है कि हम सब जो भी विभिन्न व्यक्ति हैं, विभिन्न समुदाय हैं, यह अपनी अपनी क्षेत्रीय, अपनी भाषाई या फिर अपनी सांस्कृतिक पहचान को साथ में लेकर भारतीय होंगे। तो हम हैं। बहुत सारे लोग, कई बार फिल्मों में भी ऐसा दर्शाया जाता है कि भाई फ्रांस में जाएं तो आपको फ्रेंच मिलेंगे, जर्मनी में जाएं तो जर्मन मिलेंगे, लेकिन भारत में आएं तो आपको कोई बिहारी, कोई बंगाली तो कोई पंजाबी मिलेगा। तो देखिए, ये उपहास का विषय नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारे भारत देश का स्वभाव, समाज का स्वभाव जर्मनी या फ्रांस जैसा नहीं हो सकता है। उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, वो अपने में खुश भले, परंतु हम जो देखें अपने आप को, तो यह हमारा सत्य है जो हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर समुदायों की क्षेत्रीय और भाषाई पहचान हैं, और वो विभिन्न भाषाई पहचानें हैं। परंतु हमें करना क्या है इस संविधान की दृष्टि से कि हमें अपनी विभिन्न भाषाई या सांस्कृतिक पहचानों को सुरक्षित रखते हुए सभी को भारतीय होने में गर्व करना है। तो हम एकीकरण के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, विलय के सिद्धांत में नहीं। मतलब कि एकीकरण होना चाहिए, सब अपनी अपनी पहचानों के साथ, सांस्कृतिक पहचानों के साथ भारतीय होने में गर्व महसूस करें। भारतीय होने का यह मतलब नहीं है कि अपनी अपनी पहचानों को छोड़कर हम भारतीय हो जाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत बहुत अच्छी चीज है, पर इस एक में एकीकरण का सिद्धांत है, विलय का नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं, विलय जैसे कि ऐसा नहीं कि सभी भारतीयों को एक चाय की केतली में डाला जाए और उबाल कर सबका रंग एक कर दिया जाए, ऐसा सिद्धांत नहीं है। बल्कि हमारे यहां तो सलाद की तश्तरी जैसा एक स्वभाव है। मतलब जैसे कि हम अपने आम तौर पर घरों में देखें तो खाने के साथ सलाद खाने का प्रचलन होता है। तो उसमें क्या होता है कि खीरा, प्याज, टमाटर, चुकंदर, जो भी आप खाना चाहें उसको काटकर और करीने से सजाकर एक बहुत ही पौष्टिक आहार बनाया जाता है। अब उसमें आप देखें तो खीरा, प्याज, टमाटर ये सब अपनी पहचान को छोड़ नहीं रहे हैं, वरन अपनी पहचानों के साथ आकर मिलकर एक बहुत ही पौष्टिक आहार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत है, विलय का सिद्धांत नहीं है, और एकीकरण के ही सिद्धांत को प्रतिपादित करता है हमारा अनुच्छेद 29। तो हम सब अपनी भाषाई, लिपि और सांस्कृतिक पहचानों को सुरक्षित रखते हुए, इनका संवर्धन करते हुए, और फिर हम भारतीयता की तरफ बढ़ते हैं। आगे एक छोटी सी बात और कि इसी अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी भी संस्थान में, हम शैक्षिक संस्थान की बात कर रहे हैं, जो कि सरकार से सहायता प्राप्त करता हो,
उसमें किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। मतलब कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां पर किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। 29 हम समझ चुके हैं। मुख्य बातें 3 याद रखें। एक तो यह है कि भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात है। दूसरा, सिर्फ अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है। और तीसरा, भारत को भारत बनाना मतलब के अनेकता में एकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करना है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 30। अब यहां पहले ही स्पष्ट कर दूं कि यह सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है। अब देखें तो अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन करने का अधिकार जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। और आगे देखें तो अल्पसंख्यकों का आधार दिया गया है। अल्पसंख्यकों का आधार दिया गया है, परिभाषा नहीं दी गई है। तो अल्पसंख्यक 2 आधारों पे, या तो धार्मिक अल्पसंख्यक या फिर भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक, या धार्मिक आधार पे या भाषाई आधार पे अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है तो उनको क्या अधिकार है? उनको यह अधिकार है कि वह अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार को सुरक्षित करने की। जो भी भारत देश में भाषा के आधार पे, मतलब मान लीजिए मैं उड़िया बोलता हूं या मैं पंजाबी बोलता हूं तो मैं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो गया हूं। या फिर अगर हम गिनती के तौर पर देखें तो धार्मिक तौर पर अगर कोई अल्पसंख्यक है, वो हो सकते हैं पारसी हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं। तो इस तरह से धार्मिक आधार पर या भाषा के आधार पर यदि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है तो उसको अपनी रुचि का शैक्षिक संस्थान की स्थापना का भी अधिकार है, वो उसको स्थापित कर सकता है और साथ में उसका प्रशासन भी कर सकता है, उसको चला भी सकता है। अब जब हम बात ये कर रहे हैं कि अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, तो ये अपनी रुचि से क्या मतलब है? तो यहां पर मतलब है कि उस शिक्षक संस्थान में, उस शैक्षिक संस्थान के अंदर किस तरह की या कौन सी शिक्षा आप अपने अल्पसंख्यक बच्चों को प्रदान करेंगे। मतलब कि यह नहीं कि मैं धार्मिक आधार पर यदि अल्पसंख्यक हूं तो मैंने अनुच्छेद 30 में एक कॉलेज बना लिया, यह विद्यालय भी हो सकता है, महाविद्यालय भी हो सकता है, तो वहां पर मैं धर्म पढ़ाना शुरू कर दूं। अरे भाई, धर्म पढ़ाना होगा तो हमें अनुच्छेद 28 की तरफ देखना होगा। या फिर अगर मैं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हूं तो मैंने एक कॉलेज बना लिया भाषा के आधार पर, अनुच्छेद 30 के अंदर अल्पसंख्यक कॉलेज। अब उसमें मैं क्या कर दूं कि मैं भाषा ही पढ़ाना शुरू कर दूं। तो ऐसा मंतव्य नहीं है हमारा। मंतव्य है अल्पसंख्यकों के समुदाय के बच्चों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखना। मतलब मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैं इस्लाम धर्म से आता हूं और किन्हीं कारणों की वजह से मेरे समुदाय के बच्चे पढ़ाई में पिछड़े रह जाते हैं। नीट एग्जाम होता है तो अंग्रेजी में होता है, वहां पर पारंपरिक तौर पर मेरे बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए हैं विद्यालयों के अंदर, तो वहां पर प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं और मेरे समुदाय के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस्लाम के आधार पर अनुच्छेद 30 में रजिस्टर कराऊंगा एक अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज। और मेरा मंतव्य यह होगा कि मेरे समुदाय के बच्चे यहां पर आकर डॉक्टर बने। मतलब मुझे उनको, और मैं पूरे आदर के साथ कह रहा हूं, मुझे उनको धार्मिक पढ़ाई नहीं देनी है, मुझे उनको मौलाना नहीं बनाना है। उनके लिए तो और विद्यालय महाविद्यालय है, वहां पढ़ लें, वो देवबंद यूनिवर्सिटी चले जाएं। परंतु मुझे क्या करना है इस वक्त अनुच्छेद 30 के तहत? मुझे अनुच्छेद 30 के तहत उनको डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह की पढ़ाई देनी है। अपनी रुचि से मतलब है आप कौन सी पढ़ाई उनको देना चाहते हैं, और फिर प्रशासन भी इसका मैं कर सकता हूं। इसके लिए क्या होता है, जो भी आपके अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है अनुच्छेद 30 के अंदर, तो यहां पर सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है या कर सकते हैं अपने समुदाय के बच्चों के लिए। तो 50% तो आमतौर पर चलता ही है, और अगर पिछड़ापन ज़्यादा है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। परंतु यह याद रखें 100% सीटों को आरक्षित नहीं किया जाता है सिर्फ अपने ही समुदाय के बच्चों के लिए। बाकी समुदाय के बच्चे भी यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। हम भारत में दीवारें नहीं खड़े करना चाहते हैं, ना तो समाज में ना ही शैक्षिक संस्थानों में। तो इसके मुख्य तौर पर उदाहरण क्या है, आपने सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय है या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर। ऐसे बहुत सारे अनेकों अनेक आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो शैक्षिक संस्थान विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ते हैं। यह सब अनुच्छेद 30 के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं तो इसमें बस 2 चीजें डाली गई हैं। एक तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा डाली गई थी, जब भारत में जो संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर लाया गया। तब
अनुच्छेद 30 के तहत बने शैक्षिक संस्थानों के लिए कर दिया गया, यदि इनकी संपत्ति सरकार जब्त करती है या सरकार अपने अधिकार में ले लेती है तो इनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाएगा, ताकि जो अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है ये अपनी पठन पाठन का कार्य जारी रख सके। और साथ ही यह भी याद रखें कि राज्य द्वारा आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब सरकार जब इनको अनुदान देगी तो विभेद नहीं कर सकती है कि हम किसी धर्म खास या किसी भाषा खास के जो शैक्षिक संस्थान है उन्हीं को ज्यादा अनुदान देंगे, बाकी को कम अनुदान देंगे या नहीं देंगे। इस तरह का विभेद नहीं किया जा सकता है। एक तरह का सामंजस्य रखना है अनुदान देने में सभी के प्रति। तो हम समझ चुके हैं अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति, और अनुच्छेद 30 के अंदर हम समझ चुके हैं धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं वह अपनी रुचि का शैक्षिक संस्थान बनाकर अपने समुदाय के बच्चों की शैक्षिक हितों की रक्षा कर सकते हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 32 में दिया गया संवैधानिक उपचार किस क्षेत्र के अंदर। जब भी आपके मूल अधिकारों की उल्लंघना होती है तो फिर कुछ संवैधानिक उपाय, संवैधानिक उपचार आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 32 के माध्यम से। याद रहे कि जब संविधान सभा में संविधान पूरा लिख लिया गया तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक वक्तव्य देते हुए इस अनुच्छेद 32 की महत्ता को समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि 395 अनुच्छेद हमने लिख लिए हैं, यदि आपकी अनुमति हो और मैं इन 395 अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद को हटा दूं, यहां से खत्म कर दूं और वो अनुच्छेद 32 हो तो पूरा का पूरा संविधान साहित्य की एक मामूली किताब बन के रह जाएगा। अनुच्छेद 32 की महत्ता समझाते हुए बाबा साहब ने कहा कि यह भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय है। प्रारंभिक परीक्षा में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए कि बाबा साहब के द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया। याद रखेंगे अनुच्छेद 32 को। तो इतना क्या महत्व है इस अनुच्छेद का जिसको भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। 395 अनुच्छेदों में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद को यह नहीं कहा, या फिर जो हमारी भारतीय संसद के अनुच्छेद हैं उनको भी यह नहीं कहा। तो अनुच्छेद 32 में ऐसा क्या है? यह अनुच्छेद 32 आपको गारंटी देता है, सभी नागरिकों को गारंटी देता है कि उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और यदि किसी परिस्थिति में नागरिकों के मूल अधिकार की उल्लंघना होती है तो आपको किसी थाने कचहरी में भटकने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 32 के जरिए आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का यह संवैधानिक फर्ज है कि आपके मूल अधिकारों की स्थापना की जाए। आपके मूल अधिकारों की उल्लंघना से यदि आपको कोई क्षति हुई है तो उसकी क्षति पूर्ति की जाए। अब किस तरह से क्षतिपूर्ति की जा सकती है या किस तरह से मूल अधिकारों की उल्लंघना को रोका जा सकता है? तो इसमें जब आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय या तो कोई आदेश जारी कर सकता है या कोई निर्देश जारी कर सकता है और इसी के साथ जारी कर सकता है रिट। अब सबसे अहम इसमें हमें जानना है रिट क्या होते हैं। तो रिट अपने आप में एक महत्वपूर्ण आदेश ही है। हर रिट के कुछ मायने होते हैं और उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई कार्य होता है जिसको पूरा करने के लिए कोई खास रिट जारी की जाती है। 5 तरह की रिट का वर्णन किया गया है। ये पांचों रिट हमने जो इंग्लिश परंपरा है, इंग्लैंड की परंपरा है, वहां से ली गई है। हालांकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, वरन जो इंग्लैंड के राजा हैं या रानी थे उनको यह अधिकार प्राप्त थे और ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इनको राजा के द्वारा लागू किया जाता था और इसको न्याय का झरना भी कहा जाता था। तो हमने इंग्लैंड से प्रभावित होकर 5 तरह की रिट अपने संविधान में पिरोई हैं। 5 तरह की रिट कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और साथ ही अधिकार परीक्षा। सबसे पहले देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। हालांकि यह लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है और इसके शब्दशः जो मतलब है वो यह है को प्रस्तुत करें, किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करें। हालांकि शब्द है को प्रस्तुत करें। यह रिट किस कारण से जारी की जाती है? तो
यदि किसी व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से हिरासत में लिया गया है, अवैध हिरासत में रखा गया है, तो उसकी स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अब अवैध हिरासत कैसे हो सकती है? एक ये भी याद रखें कि यह राज्य के खिलाफ भी लागू होगी, और यदि कोई निजी व्यक्ति या निजी संस्था किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखते हैं तो उनके खिलाफ भी यह जारी हो सकती है। अब अवैध हिरासत क्या हो सकती है? हमने बात की थी अनुच्छेद 22 में, पुलिस यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब यदि पुलिस उठाकर ले गई किसी को और 24 घंटे में वो पेश नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही 24 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर होगा, यह अवैध हिरासत हो जाएगी, यदि उसके कुछ अपवाद शामिल ना हो तो। इसी के साथ हमने बात की थी, जैसे यदि कहीं ईंटों के भट्टों पर कुछ मजदूरों को बंदी बनाकर रखा जा रहा है, उनसे जो है बलात् श्रम कराया जा रहा है, जबरदस्ती उनको बांध कर कहीं रखा जा रहा है, तो यह भी अवैध हिरासत के तौर पर हो सकता है। हम आम तौर पे कई बार ये भी सुनते हैं, और शहरों में खासकर हम कई बार सोचते हैं कि बलात् श्रम गाँव की परिकल्पना होगी, नहीं, शहरों में कई बार हम ऐसी खबरें अखबारों में आम पढ़ते हैं कि कोई छोटा बच्चा या बच्ची थी जिसको घर के कामों के लिए किसी परिवार ने अपने घर पर रखा, परंतु उसको बाहर जाने नहीं देते थे। अगर घर वाले कहीं घूमने भी जाते थे तो उसको ताला लगा के चले जाते थे। तो यह सब कुछ अवैध हिरासत के तौर पर हम समझ सकते हैं, अवैध हिरासत के उदाहरण ही हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखा गया है तो उसके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए आवेदन दे सकता है। इसके जवाब में सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को जारी करेगा और संबंधित संस्था या व्यक्ति को कहेगा कि जिस व्यक्ति की अवैध हिरासत का केस सर्वोच्च न्यायालय में आया है, उस व्यक्ति को आप कोर्ट में पेश करें। अब कोर्ट में यह जांच की जाएगी कि जो हिरासत ली गई है ये वैध है या अवैध है। अगर वैध हिरासत है तो फिर तो आपकी जो ये रिट पिटीशन है इसको डिसमिस कर दिया जाएगा, पर यदि यह पाया गया कि अवैध हिरासत है तो फिर जिसको भी अवैध हिरासत में रखा गया उसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और फिर फर्दर आदेश या निर्देश से जिस व्यक्ति ने अवैध हिरासत की थी उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। परंतु याद रखें, जब हम बात कर रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की, तो यह सिर्फ और सिर्फ अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आते हैं परमादेश। परमादेश मतलब परम आदेश है। इसमें न्यायालय जो भी इसको जारी करता है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत। तो सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है किसी को, किसको? किसी सरकारी संस्था को, किसी सरकारी ऑफिस को। मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि कोई सरकारी अफसर, सरकारी मुलाजिम या सरकारी संस्था अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, जो उनका कार्य क्षेत्र है और उनको कार्य करना है वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उनको कार्य करना होगा। मान लीजिए किसी थाने में कोई थाना प्रभारी हैं, अब उनके लिए तो लाजिम है कि आपकी कोई एफआईआर वो दर्ज करें, परंतु वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। कोई सरकारी डॉक्टर हैं, उनका यह फर्ज है कि 10 बजे आएँ, और जो भी सरकार में वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के बैठने का टाइम है कि 10 से 5 या 10 से 4 वहाँ बैठें और लोगों को दवाइयाँ दें। परंतु जनाब आते हैं 12 बजे, 2 बजे चले जाते हैं, शायद अपना प्राइवेट अस्पताल चला रहे हो, कहीं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो ऐसे केस में एक सरकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है। तो ऐसे ही कोई खाद्य इंस्पेक्टर हैं, कोई भी सरकारी आप समझ लें, यदि वह अपनी ड्यूटी जो कानून के द्वारा उसको करनी चाहिए वह नहीं कर रहा है, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय परमादेश जारी करेगा इस रिट को, और फिर उस सरकारी विभाग को या सरकारी अफसर या सरकारी मुलाजिम को अपनी कानूनी ड्यूटी करनी होगी। परंतु याद रहे, यह सिर्फ और सिर्फ सरकार या राज्य संस्थाओं के ही विरुद्ध जारी की जा सकती है। जो भी निजी संस्थाएं उनके विरुद्ध इसको जारी नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो समझते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही कहीं ना कहीं न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक संस्थाओं से जुड़े हुए मामले हैं। अब न्यायिक जैसे कि हमारे न्यायालय हैं, और इसके अलावा अर्ध न्यायिक जैसे हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है अनेक चीजों के लिए। अब इन दोनों के खिलाफ यह रिट जारी की जा सकती है। दोनों में मामला तो एक ही है कि किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम कर दिया है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला ले लिया है।
अधिकार क्षेत्र की उल्लंघना कैसे होगी? मान लीजिए कोई जज साहब हैं और यह जूनियर डिवीजन के जज हैं। अब हमें यह पता है कि चाहे हत्या हो चाहे हत्या का प्रयास हो, ऐसे केसेस सिर्फ और सिर्फ सेशन जज की कोर्ट में चलते हैं, सत्र न्यायालय में चलते हैं। अब कोई जूनियर डिवीजन के जज हैं, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है ऐसे केसों को सुनना, लेकिन वो अपने यहाँ ऐसा कोई केस सुन रहे हैं। या फिर यह भौगोलिक अधिकार क्षेत्र भी हो सकता है। मान लीजिए कोई जिला है, मान लीजिए कि मुरादाबाद जिला है। अब मुरादाबाद जिला की जो अदालत है वो मुरादाबाद जिले में हुए आपराधिक कृत्यों को अपने कोर्ट के अंदर सुन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुरादाबाद का जो जिला न्यायालय है वो बरेली के किसी केस को अपने यहाँ सुनने लग जाए। भाई बरेली के केसों के लिए तो जो बरेली का जिला न्यायालय है वो सुनवाई करेगा। तो इस तरह से अधिकार क्षेत्र की उल्लंघना से जुड़े हुए मामलों में जारी की जाते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब इसमें बस याद ये रखें, यदि आपका केस अभी चल रहा है, उस पर फैसला नहीं आया है, तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और प्रतिषेध रिट जारी करवाएंगे। मतलब जैसे हमने अभी अधिकार क्षेत्र की उल्लंघना की बात की, तो कोई केस आपका है और वो किसी ऐसे कोर्ट में चल रहा है जिसका अधिकार क्षेत्र नहीं है उस केस को सुनने का, तो आप जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय और वहां से प्रतिषेध की रिट जारी करवा लेंगे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि आप अधिकार क्षेत्र की उल्लंघना कर रहे हैं, इसको यहीं रोक दें और इस केस को सही अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में हस्तांतरित आप कर दीजिए। तो यह चल रहे चलंत मामलों में आप प्रतिषेध की रिट जारी कराते हैं। परंतु यदि इसी केस में आपके जो केस है आपका उसमें फैसला आ चुका है, मैटर डिसाइड हो चुका है, तो उस केस के अंदर आप जारी करवाएंगे उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण का मतलब ये होगा कि जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय आया है उसको खारिज किया जाएगा और फिर सही अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में आपके केस की सुनवाई की जाएगी। तो ये दो जो रिट हैं ये खासकर न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती हैं, ताकि वो अधिकार क्षेत्र की उल्लंघना ना कर सके, लोगों के हितों की उल्लंघना ना हो उसके द्वारा। अब इसमें बस एक सूक्ष्म चीज और याद रखेंगे, जो प्रतिषेध है यह तो सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के ही विरुद्ध जारी की जाती है। पारंपरिक तौर पर उत्प्रेषण भी सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जाती थी, परंतु 1991 में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके जो निर्णय आए कुछ उच्चतम न्यायालयों के भी निर्णय आए हैं, उसमें यह स्थापित किया गया है कि अब उत्प्रेषण प्रशासनिक आदेशों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो इसमें बस याद रखेंगे उत्प्रेषण न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्थाओं और प्रशासनिक संस्थाओं के जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। अब आते हैं अंतिम रिट की तरफ और वो है अधिकार परीक्षा। किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी सरकारी पद के ऊपर यदि कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके पास उस पद पर होने की अर्हताएं नहीं हैं, उस पद के लिए जो भी योग्यता चाहिए वह योग्यता नहीं है। मान लीजिए सरकारी दफ्तर में कोई ऐसा पद है जिसके लिए समाज शास्त्र में एमए किया होना चाहिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति इस पद को ग्रहण कर लेता है जिसने एमए तो कई की हुई हैं, उसने हो सकता है राजनीति शास्त्र की एमए की हो, उर्दू की एमए कर ली हो या हिंदी की एमए कर ली हो, परंतु उसके पास समाज शास्त्र की एमए नहीं है, तो उस पद पर होने के लिए उस व्यक्ति के पास योग्यता नहीं है। ऐसे मामलों में अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। या फिर इस समय आप समझ गए होंगे कि जो भी गैर कानूनी दस्तावेजों के थ्रू या जिसको हम कह देते हैं झूठे दस्तावेजों के द्वारा किसी सरकारी नौकरी में आवेदन देते हैं और सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं, वहां पर भी ये रिट जारी की जाएगी। मतलब कि आपको यदि पता चलता है कि सरकारी किसी दफ्तर में किसी पद के ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति है जो उस पद की योग्यता उसके पास नहीं है और उसने पद ग्रहण किया हुआ है, तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इस रिट के लिए आवेदन दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगा और उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आप अपनी योग्यता साबित करें। यदि न्यायालय में वह अपनी योग्यता साबित कर देता है तो वो पद पर बना रहेगा, और यदि योग्यता साबित नहीं कर पाता है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। इस रिट का एक उद्देश्य यह है कि किसी भी सरकारी पद पर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना पद ग्रहण कर ले जिसके पास योग्यता नहीं है, वो अनाधिकृत रूप से पद को कहीं हथिया ना ले। तो इसमें भी याद रखेंगे यह सिर्फ और सिर्फ राज्य के खिलाफ जारी की जा सकती है। मतलब के जो भी राज्य के अंतर्गत आते विभाग अनुभाग हैं
उनमें सरकारी पदों के खिलाफ ये जारी की जा सकती है। यदि कोई निजी संस्थान है उसके खिलाफ हम ये जारी नहीं करवा सकते हैं। तो 5 तरह की रिट हम समझ चुके हैं और अनुच्छेद 32 की महत्ता भी हमें समझ में आ चुकी है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन से रक्षा के लिए, उसके संवैधानिक उपचारों के लिए हम किसी थाने कचहरी में नहीं भटकेंगे, हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय की ये संविधान द्वारा लगाई गई ड्यूटी है कि आप लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि मूल अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक इस देश में कौन है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। अब एक और चीज समझते हैं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं रिट इशू करते हैं, बल्कि रिट को जारी करने का काम अनुच्छेद 226 में जो उच्च न्यायालय हैं राज्यों के अंदर, वो भी रिट जारी कर सकते हैं। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपके मूल अधिकारों की उल्लंघना होती है तो चाहे तो आप अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय चले जाएं या फिर आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय चले जाएं। दोनों ही स्तर के न्यायालय आपके मूल अधिकारों को सुरक्षित करेंगे और यदि उनकी उल्लंघना हुई है तो कोई ना कोई क्षतिपूर्ति भी आपको प्रदत्त की जाएगी। अब अनुच्छेद 32 और 226 का भी फर्क देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के ही केस में रिट जारी कर सकते हैं। तो यह एक निश्चित सीमा के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन में ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। पर जब हम उच्च न्यायालय आते हैं और 226 अनुच्छेद पढ़ते हैं तो मूल अधिकारों के संबंध में तो रिट जारी कर ही सकते हैं उच्च न्यायालय, साथ ही किसी भी अन्य न्यायिक केस के अंदर भी रिट जारी की जा सकती है। अब इस पर हम देखें तो जो उच्च न्यायालय हैं, जो इनका अधिकार क्षेत्र है रिट को जारी करने का, वह वृहद है। मैं भौगोलिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। भौगोलिक में तो सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सारे भारत में कहीं भी रिट इशू कर सकता है और उच्च न्यायालय सिर्फ अपने राज्य में करेगा। परंतु जब हम ये देखते हैं विषय के द्वारा कि किन विषयों पे कौन रिट इशू करेगा, तो हम देखते हैं कि उच्च न्यायालयों के विषय सूची बड़ी है। मूल अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों या फिर किसी भी केस के अंदर यदि इनको लगता है कि जरूरी है तो रिट जारी की जा सकती है उच्च न्यायालय के द्वारा। तो अब तक हम समझ चुके हैं सभी के सभी मौलिक अधिकार। हमने समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, फिर आज हमने देखा है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, और सबसे जरूरी महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 32, जो बाकी सारे मूल अधिकारों को वास्तविक अधिकार बनाता है। वास्तविक अधिकार किस तरह से? मान लीजिए अगर हमारे संविधान में मूल अधिकारों की सिर्फ सूची होती और उनकी उल्लंघना के केस में हमारे पास कोई संवैधानिक उपचार ना होता, तो यह अधिकार सिर्फ कागजी अधिकार बन के रह जाते। आप उनको लागू कैसे करवाते? जैसे चीन का उदाहरण लें। यदि हम चीन के संविधान का अध्ययन करें तो हमसे भी बड़ी एक लंबी सूची है उनके पास मूल अधिकारों की। बहुत हर चीज, हर तरह का अधिकार उन्होंने मूल अधिकार में रख दिया है। मतलब यहां तक कि मताधिकार भी मूल अधिकार है चीन के अंदर, जबकि हम जानते हैं कि मताधिकार वहां पर कितना ही इस्तेमाल किया जाता है। या दुनिया भर में यह शोर है कि चीन में लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। सरकार की या फिर कहें वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी मनमर्जियां चल रही हैं। तो वजह क्या है? वजह यह है कि चीन के संविधान में अनुच्छेद 32 जैसा कोई अधिकार नहीं रखा गया है। मतलब यदि चीन के व्यक्तियों का कोई मूल अधिकार की उल्लंघना होती है तो उनके पास कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है। इसके उलट हमने ना सिर्फ मूल अधिकारों में संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्यवस्था की है। और इसी के साथ अनुच्छेद 32 खुद अपने आप में एक मूल अधिकार है। मतलब यदि कोई ऐसा कानून या ऐसी व्यवस्था आती है जो आपको सर्वोच्च न्यायालय जाने से रोकती है अनुच्छेद 32 के तहत, तो यह भी आपके मूल अधिकार की ही उल्लंघना माना जाएगा। याद रखें, अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है। तो ये थे सारे के सारे मौलिक अधिकार। अब चलते हैं आगे, 3 अनुच्छेद और समझ लेते हैं जिनको मूल अधिकार की ही श्रेणी में रखा गया। हालांकि इनसे कोई मूल अधिकार नहीं हमें प्राप्त होते हैं सीधे तौर पर, परंतु मूल अधिकारों की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यह अनुच्छेद रखे गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 33, और इसमें सशस्त्र बल और मूल अधिकारों की बात की गई है। तो जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं वो हमारी थल सेना, वायु सेना या जल सेना हो सकती है। इसके अलावा जैसे हमारे पास BSF है, ITBP है, CRPF है, इस तरह के जो सशस्त्र बल हैं। और अनुच्छेद को अगर हम बारीकी से पढ़ें तो जो भी ऐसे बल हैं हमारे पास
जो राज्य व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है, मतलब पुलिस भी हो सकती है। तो ऐसे बलों के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। यहां पर सिर्फ यह लिखा है कि संसद विधि द्वारा, संसद यदि कोई कानून पास करती है तो सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, उनको सीमित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं, और बहुत ही अगर हम सामान्य उदाहरणों की बात करें, कि यदि सरहद पर तनाव होता है तो जो हमारे फौजी भाई हैं उनकी छुट्टियों को निरस्त कर दिया जाता है। या फिर यह एक उदाहरण कि जितने भी सशस्त्र बलों से जुड़े हुए हमारे सैनिक हैं, हमारे भाई बहन हैं, इनको सोशल मीडिया पे अकाउंट रखने की इजाज़त नहीं होती है। और अगर कोई बनाता भी है तो फिर आगे जो नियम है वो ये कहते हैं कि आपके सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक पे इन्होंने पेज बना लिया, इंस्टाग्राम पे इन्होंने पेज बना लिया, तो इनका जो सोशल मीडिया का अकाउंट है उससे ये कहीं नहीं प्रतीत होना चाहिए कि आप सशस्त्र बलों से जुड़े हैं। ये नहीं कि आप वर्दी में खड़े होकर फोटोएं वहां पर डालने लग जाएं। ये नियमों की उल्लंघना होगी, संबंधित कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस तरह से जो हमारे सशस्त्र बल हैं इनके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है या फिर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? क्या ये हम विभेद कर रहे हैं, हम प्रताड़ित कर रहे हैं सशस्त्र बलों को? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका उद्देश्य यह है, और यह अनुच्छेद खुद अपने आप में उद्देश्य बताता है। यह अनुच्छेद कहता है कि उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम सशस्त्र बलों की बात कर रहे हैं, इनका जो कार्य क्षेत्र है यह बाकी कार्य क्षेत्रों से विभिन्न है और यहाँ पर अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर इसके लिए अधिकार क्षेत्र में इनके जो मूल अधिकार हैं उनको सीमित किया जा सकता है, जैसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये तो भाई खुद अनुशासन बनाए रखने के लिए होते हैं। बहुत सारी खुफिया जानकारी इनके पास होती है, कल को सोशल मीडिया पे ये खुफिया जानकारी ही पोस्ट करने लग जाए तो फिर देश की सुरक्षा का क्या होगा? तो इस उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि अनुशासन बनाए रखने के लिए और इनके जो कार्य हैं उनको सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए सशस्त्र बलों के जो मौलिक अधिकार हैं इनको सीमित किया जा सकता है। परंतु याद रखें, यह संसद के कानूनों द्वारा सीमित किए जाएंगे, ऐसे मनमर्जी से नहीं सीमित कर देगा कोई भी अधिकारी। आगे चलते हैं, समझते हैं अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ और मूल अधिकार। बात सिर्फ इतनी की गई है, यदि भारत के किसी भूभाग में, किसी इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया गया है और इस मार्शल लॉ के दौरान यदि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों की उल्लंघना होती है, तो संसद के कानूनों में यदि यह दिया गया है तो उल्लंघना करने वाले व्यक्ति को माफ कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूं, मान लीजिए किसी जिले में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अब वहां पे कोई भी व्यक्ति, वो हो सकता है जो सशस्त्र बल है उनका कोई फौजी हो, अब उससे कानून व्यवस्था को बनाए रखने में यदि ऐसा कोई कार्य हो जाता है जिससे किसी तीसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों की उल्लंघना हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सजा नहीं दी जाएगी, उसको माफ कर दिया जाएगा। परंतु यदि यह व्यवस्था भारतीय संसद ने कानून द्वारा बनाई है तो बात सिर्फ इतनी सी है। परंतु हम एक और बात के ऊपर जिक्र करना चाहेंगे, वह यह कि मार्शल लॉ क्या चीज है। मतलब मार्शल लॉ क्या वो पाकिस्तान वाला, जब वहां के जनरल साहब तख्ता पलट करके जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है उसको बर्खास्त कर देते हैं और जो आर्मी के बड़े जनरल होते हैं वो खुद ही राष्ट्रपति या फिर तानाशाह के तौर पे स्थापित हो। तो क्या भारतीय संविधान ऐसे मार्शल लॉ की व्यवस्था कर रहा है? क्या तख्ता पलट तक को आमंत्रित कर रहा है हमारा अनुच्छेद 34? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उस तरह का मार्शल, वो तो पाकिस्तान के संविधान के तौर पर भी असंवैधानिक काम ही है। परंतु हम यहाँ किस मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, यह सीमित है। तो मार्शल लॉ की व्यवस्था यह कहती है कि यदि किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, पहले तो पुलिस का ही कर्तव्य है कि वह जाकर कानून व्यवस्था बनाए। पुलिस से बात नहीं बनती है तो हम सशस्त्र बलों को बुलाते हैं, जैसे कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है। यदि इनसे भी कानून व्यवस्था बहाल नहीं होती है तो फिर हम सेना को बुलाते हैं, ज्यादातर थल सेना आती है, परंतु यह आकर सपोर्ट करने का काम करती है, सहायक होती है जो हमारी सिविल संस्थाएं हैं। परंतु जब इससे भी बात नहीं बनती है तो जो हमारा सिविल व्यवस्था है इसको निरस्त कर दिया जाता है और उस इलाके को हस्तांतरित कर दिया जाता है
थल सेना के अधिकारियों के। अब पूरी तरह से उस इलाके की जो राज व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यह सेना के हाथ में दे दी जाती है। परंतु यह सीमित समय के लिए है। इसका उद्देश्य यह है कि सेना अपने बल का प्रयोग करते हुए एक सीमित समय में उस क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था को फिर से बहाल कर दे। जैसे ही वहां पर कानून व्यवस्था स्थापित होती है, सेनाएं अपनी बैरकों में वापस चली जाएंगी और जो हमारे सिविल संस्थाएं हैं, ये वापस से अपने अधिकारों को ग्रहण कर लेगी। तो एक कुछ समय में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहायक है मार्शल लॉ। और हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कश्मीर में मार्शल लॉ है, कभी नहीं लगाया गया है। कश्मीर में भी यदि आप देखें कि फौज वहां पर गई हुई है, पर फौज वहां पर सहायक रोल के अंदर है। आप देखेंगे जब भी कोई मुठभेड़ होती है, कोई एनकाउंटर होता है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी साथ में होती है और वहां पर फौज सहायक रूप में होती है। जो पंचनामा भरा जाता है आतंकवादियों की लाशों का, वो पुलिस थानों में ही भरा जाता है, मिलिट्री कैंटोनमेंट में नहीं भरा जाता है। कश्मीर में भी जो हमारी सेना है वह सहायक तौर पर है, मार्शल लॉ नहीं है वहां पर। आगे चलते हैं और समझते हैं अंतिम अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में, वह है अनुच्छेद 35 और इसका है कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। इसमें बात सिर्फ इतनी की गई है कि कुछ मूल अधिकार जिनको लागू करने के लिए विधियों की जरूरत पड़ेगी, कानून की जरूरत पड़ेगी, तो भारत की संसद के पास और केवल भारत की संसद के पास यह अधिकार है कि उन कानूनों को लागू करने के लिए वो कोई भी विधि बना सकते हैं, कोई कानून पास कर सकते हैं। और याद रखें, अनुच्छेद 35 के तहत यह बात की गई है कि यह अधिकार, जो मूल अधिकार है, उनको लागू करने के लिए यदि कानून की जरूरत है तो उस कानून को राज्य के विधानमंडल नहीं बनाएंगे, वरन सिर्फ भारतीय संसद ही बनाएगी। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 32 भी हो सकता है इसके अंदर। तो ऐसे 23 था, हमने बात की है, 24 है, इसमें हमने बात की है। तो इस तरह के उदाहरण हैं जिसमें किसी मूल अधिकार को लागू करने के लिए कानून की भी जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 35 कहता है भारतीय संसद को पूर्ण अधिकार है कि ऐसे कानूनों के द्वारा वो मूल अधिकारों को लागू करने में सहायक कानून बना सकते हैं। तो अब तक हमने जो ये मौलिक अधिकार थे, इनको अनेक कक्षाओं में कवर करने की कोशिश की है और ये हम इस तरह से कोशिश की है कि प्रारंभिकी परीक्षाओं में भी सहायक हो, और सिर्फ प्रारंभिक परीक्षाओं में नहीं बल्कि जो मुख्य लिखित परीक्षा होती है उसमें भी सहायक हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में जिसमें हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और हम ये जानेंगे कि हैं तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, परंतु यदि हम गहराई में जांच करें तो वह भी लोगों के अधिकार ही हैं। वह अधिकार जिनको मूल अधिकार में शामिल ना किया जा सका किसी ना किसी वजह से, अब वो वजह क्या है वो भी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो उनकी एक सूची बनाकर कहीं ना कहीं पिरोया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। धन्यवाद।